गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। पूरे सितंबर माह का करेंट अफेयर हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के साथ आप लोगों को पूरे सितंबर महीने का करेंट अफेयर इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इसमें है। पूरे सितंबर माह का आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इसमें हम करेंट अपडेट देखेंगे 1 सितंबर टू 30 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ठीक है दोस्त, आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हम अपना आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया? 1 से 7 सितंबर, 4 से 9 सितंबर, 3 से 12 सितंबर या फिर 2 से 8 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 से 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया? 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ष 1982 से कब से मनाया जाता है? वर्ष 1982 से सितंबर महीने के पहले सप्ताह को भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब से की गई थी? मोस्ट वीवीआई 1982 से, जो कि देश भर में पौष्टिक आहार खाने को लाभ और पौष्टिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पोषण तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को पोषण तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम क्या थी? थीम मोस्ट इंपोर्टेंट थीम क्या थी? तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। क्या? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये थीम रखी गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के जयपुर में, गुजरात के गांधीनगर में, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि एमपी जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी ओमकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर शहर में जो है आप लोगों को सबसे बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की ओमकारेश्वर शहर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली की कमी को दूर करने, निवेश आकर्षित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास को जारी करने के लिए इस फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। कहाँ? भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो शिवराज सिंह। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक है, आइए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। कह रहा है, किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? चीन ने, वियतनाम ने, रूस ने या फिर जापान ने? तो आपको बता दो कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन आप लोगों को ए हो जाएगा, यानी कि चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग, देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो बीजिंग है। क्या? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनबी या फिर आप लोग क्या रेमिनबी हो जाएगी चीन की मुद्रा। चीन के वर्तमान में आप लोगों को राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। कौन? शी जिनपिंग है। ठीक है, युआन भी हो जाएगी। चीन की मुद्रा एक युआन भी हो जाएगी। क्या? युआन भी। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाल चुका है देश राजधानी और उनकी मुद्रा पे, उसमें देखेंगे तो आप लोगों को ये पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 17 सितंबर को, 12 मार्च को या फिर 25 अगस्त को? तो आपको बता दें कि 17 सितंबर को, यानी कि 17 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर को जो है वर्ल्ड पेशेंट डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड पेशेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। रोगी सुरक्षा वैश्विक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का
मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में जन जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को जो है कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि 5वां प्रश्न आज का। कह रहा है निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसी प्रश्न के बारे में। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले दत्त पश्चिम बंगाल के चौथे महाअधिवक्ता हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन के दौरान पद से इस्तीफा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले अनिंद मित्रा ने महाधिवक्ता पद का प्रभार ग्रहण किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया। आइए जानते हैं अपना 6ठा प्रश्न। कहते हैं आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की है? उत्तराखंड राज्य में, बिहार राज्य में, दिल्ली राज्य में या फिर पंजाब राज्य में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जो है आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की है। आइए जानते हैं और डिटेल में। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरुआत की। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों में उनका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। इसके साथ इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न। कह रहे भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? आदित्य मेहता ने, सौरव कोठारी ने, यासीन मर्चेंट ने या फिर पंकज आडवाणी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दूं कि पंकज आडवाणी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं आगे बढ़ के। कह रहे भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल में यह आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। समझ में आ गया? आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं अपना। कर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20I फॉर्मेट की, टेस्ट क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान जो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की उन्होंने बात कही है, घोषणा की है। कब? T20 वर्ल्ड कप के बाद। कौन? विराट कोहली, जो अभी भारतीय टीम के आपके कप्तान हैं। चीकू भाई साहब। क्या? चीकू भाई साहब। चलिए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। कोहली ने 16 सितंबर को ऐलान किया कि वह अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि स्टार बल्लेबाज ने साफ कर दिया कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विराट कोहली ने 45 T20 मैचों में भारत की कप्तानी के दौरान टीम को 25 मैचों में जीत और 14 मैचों में हार का सामना पड़ा है। वही 2 मुकाबले टाई पर खत्म हुए, इतने ही बेनतीजा रहे। विराट की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 65.11 रहा है, यानी कि 65.11। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इटली के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ या फिर रूस के साथ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इटली देश के साथ। किसके? इटली देश के साथ जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर जो है समझौता पर एक साइन दिया है, मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर इटली के साथ समझौता किया है। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA
और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली लाने का प्रयास करता है जहां भारत और इटली दोनों एक दूसरे को आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं हम अपना आज का 10वां प्रश्न। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आपको बता दें कि 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की विकास दर जो है वर्ष 2021 में 7.2% यानी कि ऑप्शन सी रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल वृद्धि में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप और निजी खपत पर खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक असर के चलते देश में पुनरुद्धार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने 2020 में 7% का संकुचन झेला और 2021 में इसके 7.2% दर से बढ़ने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। कह रहा है गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। 12 मंत्रियों ने, 10 मंत्रियों ने, 20 या फिर 24 मंत्रियों ने। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 मंत्रियों ने जो है गोपनीयता पद की शपथ ली है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता पद की शपथ ली है। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सरकार में बदलाव कर दिया है। इस मंत्रिपरिषद में विजय रूपानी के दौर में मंत्री रहे किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव को शपथ दिलाई है। भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के 17वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, किस यहाँ हॉलीवुड हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है। किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है। एंजेलिना जोली ने, जेनिफर लॉरेंस ने, मेगन फॉक्स ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजेलिना जोली हॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है। आइए जानते हैं डिटेल में। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने अपनी नई पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ लॉन्च की है। क्या नाम है पुस्तक का पूरा नाम? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखेंगे। इस पुस्तक को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानव अधिकार वकील गेराल्डीन वान ब्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा गया है। यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें स्वस्थ, संतुलित, सुरक्षित रहने के बारे में बताती है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, करेक्ट किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजस्थान राज्य ने, असम राज्य ने, गुजरात राज्य ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन बी असम हो जाएगा। असम राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को जो है शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। असम राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? रनौज पेगू। कौन है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री असम राज्य के? ऐसे पूछ दे तो रनौज पेगू ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ASSSA की प्रबंधक निदेशक रोशनी कोराती में PTI भाषा में लवलीना के द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बारे में बताया गया था, जिसे उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया था। 23 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। मुक्केबाज असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। किसने? लवलीना बोरगोहेन ने। अगला प्रश्न कह रहा है किसने डच ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता? किसने डच ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता? मैक्स वेरास्टैपेन ने, रोजर फेडरर ने, लुइस हैमिल्टन या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो आपको बता दें कि मैक्स वेरास्टैपेन ने जो है डच ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता। किसने? मैक्स वेरास्टैपेन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि नीदरलैंड के रहने वाले रेड बुल कंपनी के रेसर कौन? मैक्स वेरास्टैपेन ने डच ग्रैंड पिक्स 2021 का फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीता, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले मर्सिडीज कंपनी के रेसर
लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के रहने वाले मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोल्टास तीसरे स्थान पर हैं। रेड बुल कंपनी के मैक्स वर्स्टापेन की यह सीजन की 7वीं जीत और उनके करियर की यह 17वीं जीत थी। इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? विनय जायसवाल हैं, सुभागीजन हैं, वीर संघवी या फिर मनोज मेनन हैं। तो आपको बता दें कि ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक वीर संघवी हैं। कौन? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। कह रहा है लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार वीर संघवी ने अपनी नई पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च की। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया है। ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। किस हाउस द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। अगला पुस्तक कह रहा है लॉन्च पुस्तक यानी कि 16वां प्रश्न, द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? बताएंगे आप लोग। विनीता जैन है, संतोष माननाव है, धीरा खंडेलवाल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन यानी धीरा खंडेलवाल जो है द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा राज्य के परिस्थिति सेवानिवृत्त IAS और कवियत्री धीरा खंडेलवाल ने द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने हरियाणा राज्य में इन्वायरमेंट और प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का दर्शन किया है और इस पुस्तक में उन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करने के बारे में बताया है। हरियाणा की राजधानी का नाम क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। अगला यानी कि 17वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है BPCL के अध्यक्ष और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? BPCL के पद और MD के पद पर जो है अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण कुमार सिंह को। आइए जानते हैं डिटेल में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी रामकृष्ण गुप्ता देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी के निदेशक बने हैं। कौन? रामकृष्ण गुप्ता। ठीक है। अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में D राजकुमार की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अगस्त 2020 में सेवानिवृत्ति ली थी। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देख लें अपना। कह रहा है ASOI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें कि ASOI का अध्यक्ष जो है GC मुर्मू। किसे? GC मुर्मू। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है। एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा फुल फॉर्म एसोसाई का? एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है। GC मुर्मू अगले 3 वर्षों तक एसोसियाई के अध्यक्ष रहेंगे, जिनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक रहेगा। उन्हें एसोसियाई के 56वें निदेशक मंडल द्वारा चुना गया है, जो कि वर्ष 2024 में 16वें सत्र की मेजबानी करेंगे। अगला प्रश्न यानी कि 19वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है किसे आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? BK जैन को, GS पन्नू को, SK जोशी को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। GS पन्नू को जो है आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित IIT उपाध्यक्ष हैं। ITAT उपाध्यक्ष हैं। ITAT का पूर्ण क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। GS पन्नू का जन्म 1962 में होशियारपुर पंजाब में हुआ था, जो कि एक CA हैं। क्या? चार्टेड अकाउंटेंट। ITAT में शामिल होने से पहले 1986 से 2000 तक नई दिल्ली में चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया था। किसने? GS पन्नू ने। भारत का आयकर अपीलीय अधिकरण 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कह रहा है किस भारतीय गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो आपके उड़न फ्लाई मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह को जो है, जो कि गोल्फर हैं, दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित, इन्हें पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री से सम्मानित भारतीय इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह
को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा सम्मान प्रदान किया गया है। दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पाने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं जिन्हें अगले 10 साल के लिए दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया है। जीव मिल्खा सिंह उड़न सिंह मिल्खा सिंह के बेटे हैं जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में रहते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा कैप्चरिंग प्लांट जो है आइसलैंड में शुरू हुआ। कहाँ? आइसलैंड में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो है आइसलैंड देश में शुरू हुआ। यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। स्विट्जरलैंड के क्लाइम वर्क्स और आइसलैंड के कार्बफिक्स द्वारा निर्मित जब संयंत्र क्षमता पर काम करेगा जो हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालेगा। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी सुहास यतिराज बने हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुहास यतिराज टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने। सुहास ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है मेरे दोस्त? तो सिल्वर मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह SL4 क्लास के फाइनल में लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल जीतने में असफल रहे। सुहास यतिराज वर्ष 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न अपना कह रहा है राबोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल किस स्थान पर रहा है। तो आपको बता दें कि राबोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप T20 रिपोर्ट में अमूल जो है, आप लोगों को बता दूं कि अमूल जो है 18वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 18वें स्थान पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। राबोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप T20 रिपोर्ट में अमूल 18वें स्थान पर रहा। वर्ष 2021 में अमूल इस रैंकिंग में 16वें स्थान पर रहा था। फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लैक्टोलिस 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। तो प्रथम कौन है? तो डेयरी कंपनी लेक्टालिस कंपनी का क्या नाम है? लेक्टालिस। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अमूल ने वर्ष 2021 में 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार किया है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आज का हम अपना देख लें। कर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? मिंतोस सुबा को, दोरजी अंगचुक को, दीबू जायसवाल को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोरजी अंगचुक को जो है खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। आइए जानते हैं डिटेल में। भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के प्रभारी दोरजी अंगुचक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। दोरजी को उनके उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के भाविक प्रचार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य की सदस्यता अगस्त 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले से ही 9 सदस्य शामिल है। पच्चीसवां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जो है, आपको बता दूं कि स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। टोक्यो यहाँ पैरा ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक क्लास F64 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इससे पहले भारतीय महिला निशानेबाज अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके तहत भारत में अब तक कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है मरियप्पन
थनगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? मरियप्पन थनगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता किसने? मरियप्पन थनगावेलु ने। किस क्षेत्र में? ऊंची कूद में। ठीक है, डिटेल में जानते हैं, आइए। मरियप्पन थनगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक की ऊंची कूद में 1.86 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता, जबकि अमेरिका के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चलिए 27वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? 12 लोगों को, 9 लोगों को, 7 लोगों को या फिर 5 लोगों को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2021 में 5 लोगों को जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन वो लोग हैं, आइए जान लेते हैं। वर्ष 2021 में 5 लोगों को रेमन पुरस्कार दिया गया, जो कि मनीला के रेमन मैगसेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। इस वर्ष यह सम्मान किसे? मोहम्मद अमजद शाकिब को, फिरदौसी कादरी को, स्टीवन मुंशी, वाचडॉग रोबर्टो बेलोन को दिया गया है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि तीसरे फिलीपींस राष्ट्रपति की समृद्धि और नेतृत्व के उदाहरण का जश्न मनाने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? हैलिस ओकावे बनी, कैथी होचुल बनी, जिपनी जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो है कैथी होचुल बनी है। कौन? कैथी होचुल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जाने। कैथुल होचुल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर का पद दिया गया। ठीक है, कैथी होचुल को एड्रियुक्यूमो की जगह नियुक्त किया गया है। एड्रियुक्यूमो की जगह नियुक्त किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क की 57वीं गवर्नर बनी है। क्यूमो को यौन दुराचार के आरोपों की वजह से पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूयॉर्क की राजधानी का नाम क्या है? अल्बनी। न्यूयॉर्क की राजधानी का नाम क्या है? अल्बनी है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वीके पाठक को, एसके जैन को, जेबी महापात्र को या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो आपको बता दें कि जेबी महापात्र को जो है, जेबी महापात्रा को, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं डिटेल में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी जेबी महापात्र को नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि साल 2021 मई से पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है अपना। कह रहा है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी, जो कि अलगाववादी हुर्रियत नेता थे, उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह का गिलानी का जो है निधन हो गया है। वह ऑल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस के प्रमुख थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी की थी कॉलेज से। सैयद अली गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपोरा तहसील के जोरी मुंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर हुआ था। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न अपना देख लें। कह रहा है, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। कौन? प्रदीप नरवाल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में 1.51 करोड़ में बिके मोनू गोयत का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग के लिए 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जो कि गांव रियाना के किसान धर्मवीर के बेटे हैं, जिन्होंने कबड्डी की शुरुआत बारूराम स्टेडियम से की थी। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न।
किसने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता? तो आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड कंपनी ने जीता है। किसने? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जीता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता। पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में दुनिया भर के 71 संगठनों में से 8वां रैंक हासिल किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष 20 में भारत की कुल 2 कंपनियां शामिल है। पावर ग्रिड की स्थापना जो है वर्ष 1989 में की गई थी। पावर ग्रिड का मुख्यालय जो है गुड़गांव में है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न कह रहा है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको बता दें कि बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है एलेजांद्रो प्रीतो, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेजांद्रो प्रीतो ने, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर BPOTY बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में $5000 का नगद पुरस्कार मिलता है। 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया था। NCERT अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपको बता दें कि NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया गया। 1 सितंबर को मनाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भारतीय बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया एक प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न कह रहा है द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आपको बता दें कि द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है, जो कि लगातार 6ठे वर्ष प्रभावशाली रूप से शीर्ष स्थान पर रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 की वैश्विक खोज में अभिनय योगदान के लिए इसी वर्ष में भी उसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान रहा। वहीं यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने टॉप 5 टेबल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न रजनी कौल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो रजनी कौल का जिनका निधन हुआ हाल ही में वो प्रसिद्ध पत्रकार थी। क्या थी? पत्रकार थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार रजनी कौल का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। रजनी कौल को द हिंदू टाइम्स का प्रमुख पत्रकार माना जाता था। रजनी कौल ने वर्ष 1999 में उद्धव ठाकरे के बारे में पत्रकारिता के छापने के बाद वह चर्चा में आई थी और फिर उन्होंने भिन्न भिन्न कंपनियों की पत्रकारिता की। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है ब्रांड एम्बेसडर ओनी लेखरा बनी है। कौन? ओनी लेखरा बनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर ओनी लेखरा बनी। ओनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी थी। टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। 38वां प्रश्न आज का हम देख लेते हैं। कह रहा है किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य ने
इसकी राजधानी मुंबई है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की, जो कि पुणे के पास पिपरी चिंचवड में विश्व स्तरीय विज्ञान शहर में स्थापित की जाएगी। इन साइंस सिटी में 8 एकड़ जमीन की इस साइंस सिटी को 8 एकड़ की ज़मीन पर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम से स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 191 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? तो मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो उद्धव ठाकरे हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना है? तो आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम जो देश है वो आपको भारत बना है। कौन? भारत बना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश घोषित किया गया है। भारत में वर्तमान में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। भारत के बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप और मुंबई में 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में दूसरे स्थान पर चीन और पहले स्थान पर अमेरिका देश रहा है, और तीसरे पर कौन? भारत। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। कोरोना महामारी से निपटने के खामियों को लेकर जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संन्यास लेने की घोषणा की। योशिहिदे सुगा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जो कि अब दोबारा से चुनाव लड़के शायद थकान देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन। चलिए 41वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 41वें प्रश्न का, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन बी यानी कि वर्तिका शुक्ला को जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर नियुक्त किया गया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में वर्तिका शुक्ला को नामित किया गया है। वह अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जैव ईंधन, कोयला वशीकरण अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनियों के नवीन ऊर्जा कार्यक्रम को नेतृत्व करते नजर आएंगी। वर्तिका शुक्ला ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर वर्ष 1998 में जो है ज्वाइनिंग की थी। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न कह रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस पहल से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न कह रहा है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि न्यूरो सर्जरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जन्मे, यानी उनका जन्म क्या हुआ है? उड़ीसा राज्य में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि इस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक भी बने हैं। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी बने हैं। आंस वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
44वां प्रश्न आज का देख लेते हैं हम अपना। कह रहा है किस राज्य ने चिकमगलुरु से मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की? चिकमगलुरु में चिकमगलुरु जगह का नाम है, तो किस राज्य ने? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक राज्य ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य ने सरकार ने मलनाड क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग को देखते हुए चिकमगलुरु जिले के अंबले में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण राज्य मंत्री करंदलाजे ने निरानी से अंबले में 10 एकड़ सरकारी भूमि पर एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, जो कि हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, कड़ी पत्ता, इमली, साकिये मसाले, लौंग, जायफल, धनिया आदि को पैदा करता है। आज का 45वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि डॉक्टर रवि कुमार गोयल यानी कि ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर रवि कुमार गोयल को जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन डॉक्टर रवि कुमार गोयल बने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स यानी कि IIMM की देश में 52 ब्रांच में 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। IIMM के वह पूर्व चेयरमैन महेश मोहंती की जगह लेंगे। महेश मोहंती इससे पहले थे। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। क्या अभिनेता थे? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बिग बॉस 13 के हाल ही में विजेता बने भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। उन्होंने बालिका बधू, दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में अभिनेता का रोल किया था। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्म का भी एक हिस्सा थे। वह झलक दिखला जा, 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसी रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न का है लद्दाख राज्य का राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि लद्दाख राज्य का राज्य पशु हिम तेंदुए को घोषित किया गया है। किसे? पैंथर यानी कि हिम तेंदुए को घोषित किया गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए यानी कि पैंथर यूनिका को राज्य का पशु घोषित किया गया, जबकि राज्य का राज्य पक्षी काली गर्दन वाली फ्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को नामित किया गया। इसकी अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर के द्वारा दी गई। लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख के वर्तमान गवर्नर मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न कह रहा है एडोब ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि एडोब ने जो है प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न कर गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया। अहमदाबाद की घाटलोदिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है। भूपेंद्र पटेल गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जगह लेंगे। भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। अब बात करते हैं गुजरात की राजधानी की, तो गांधीनगर है। गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न यानी कि 50वां प्रश्न कह रहा है किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई। उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया, जो कि फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं उनके शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह फर्न प्रजातियों के संरक्षण जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के बाद दूसरा सबसे बड़ा फर्नरी है। इसमें कुल 120 प्रकार के फर्न और 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में यह पहला है। अगला प्रश्न है हमारा
यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने, कोको गॉफ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दो कि क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डेनियल मेदवेदेव ने जो है यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। न्यूयॉर्क के इस स्टेडियम में आयोजित यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। उन्होंने यह खिताब नोवाक जोकोविच को हराकर जीता, जो कि उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब एमा सदुकानु ने लेला एनी फर्नांडिस को हराकर जीता। यूएस ओपन पुरुष एकल के उपविजेता नोको जोकोविच रहे, जबकि महिला एकल की उपविजेता लेला एनी फर्नांडिस रही। तो मस्ट भी है, इससे भी आप लोग याद रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न 52वां प्रश्न कह रहा है ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आपको बता दो कि ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट के विश्व की बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर जो है सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को रहा है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा जान लेंगे। सैन फ्रांसिस्को ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। टाइम्स मैगजीन ने यह सूची 27,000 लोगों के बीच सर्वे करके बनाई। इस सूची में दूसरे स्थान पर नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर रहा है और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर रहा है, जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर और पाँचवें स्थान पर न्यूयॉर्क, छठे स्थान पर कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर रहा है। सभी स्थान महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। HPCL ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो HPCL ने मुंबई शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का है जो 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। ये एक गैर ईंधन खुदरा स्टोर है। हैप्पी शॉप जो है आपको बता दें कि गैर ईंधन खुदरा स्टोर है। HPCL कंपनी ने इस स्टोर को मालाबार हिल्स के पास अपार्टमेंट नोपियन सी रोड पर कंपनी के स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट में स्थित क्लब HP रिटेल में इसे स्थापित किया है। HPCL ने इसे हाई एंड कारों और बाइक्स की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए पावर 100 अल्ट्रा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को 100 की ऑक्यूपेशन रेटिंग के साथ लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपको बता दें कि दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का उदयपुर, यानी कि उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में उदयपुर शहर रहा है। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का उदयपुर शहर रहा। वह अतिथि सत्कार और मेहमान नवाजी में भारत का जयपुर 17वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर के रीडरशिप सर्वे द्वारा जारी की गई। पिछले साल इस रैंकिंग में उदयपुर 7वें स्थान पर था, जबकि जयपुर पिछले साल इस रैंकिंग में 14वें स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। आइए जानते हैं अपना 55वां प्रश्न। कह रहा है मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें कि मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जो है मुन्नू महावर, यानी कि ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुन्नू महावर को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक मुन्नू महावर को मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। मोनू महावर वर्ष 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जो कि इस समय ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो अब्राहिम मोहम्मद सोलिह। किस हवाई अड्डे को CBIC ने सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो आपको बता दें कि कुशीनगर हवाई अड्डे को CBIC ने सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, CBIC का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रत्यक्ष कर CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सुरक्षा बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया, जिसके तहत बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही में आसानी होगी। कुशीनगर हवाई अड्डा कुल 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जिसे फरवरी में DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया था। CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो M अजीत कुमार। CBIC की स्थापना कब गई थी? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न कर रहा है किस कंपनी में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया गया? तो आपको बता दें कि
इन्फोसिस कंपनी ने जो है डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इकोनिक्स लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्फोसिस ने B2B और B2C खरीदारों के लिए हाइपर सेगमेंटेड व्यक्तिगत ओमनी चैनल वाणिज्य अनुभवों को सुरक्षित रूप से वितरित करने में उद्यमों की मदद करने के लिए इन्फोसिस इकोनिक्स लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म भविष्य तैयार आर्किटेक्चर उद्यमों के लिए अधिक माइक्रो सर्विसेज और पूर्व निर्मित अनुभवों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1981 में। उसके CEO कौन है, तो सलील पारेख। मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। 58वां प्रश्न कह रहा है किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया, तो आपको बता दें कि टाटा स्टील कंपनी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टाटा स्टील ने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया, जो कि ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। इस CO2 प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO TB नरेंद्रन ने किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण करने की क्षमता जो है रखता है। टाटा स्टील की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1960 में। टाटा स्टील के संस्थापक कौन है, तो जमशेदजी टाटा। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। आइए 59वां नंबर प्रश्न आज का देख लें। कह रहे किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क केंद्र खुला, तो आपको बता दें कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जो है भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक केंद्र खुला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% उत्तर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, जो कि राज्य का पहला प्रौद्योगिकी पार्क है। नागालैंड राज्य में रोजगार के अवसरों को पैदा करने और युवाओं के बीच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस टेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। अब बात करते हैं नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो। ठीक है। 60वां नंबर प्रश्न लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंदर की लेखिका, एक सेकेंड 60वां प्रश्न लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंदर की लेखिका कौन है, तो आपको बताते कि झुम्पा लाहिड़ी जो है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंदर की लेखिका है, झुम्पा लाहिड़ी। इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध कथा लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंदर लॉन्च की। झुम्पा लाहिड़ी ने अपने इस पुस्तक को वर्ष 2022 के बसंत को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने निबंधों के माध्यम से लेखन का अनुवाद और भाषाओं के लेखन पर प्रभाव डालते हुए उनको विस्तारपूर्वक लिखा है। आइए जानते हैं अपना 61वां प्रश्न आज का। फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो आपको बता दें कि फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर जो है बेल्जियम रहा है। कौन, बेल्जियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल, फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी फीफा रैंकिंग 2021 में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर रहा। ताज़ा रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम 1755.44 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, वहीं फ्रांस की टीम 1754.31 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंची। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर ब्राजील की टीम रही और पहला स्थान पर तो बेल्जियम रहा, हम लोग जान ही चुके हैं। कह रहा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश कौन सा बना है, तो आपको बता दें कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो अपना देश भारत बना है। कौन, भारत, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप 5 देश की लिस्ट में शामिल किया। BSE पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी प्रश्नों से रिलेटेड हम जान रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और वीकली अपडेट और मंथली अपडेट हर महीने का आता रहेगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और मैथ्स का फाउंडेशन बैच और जल्द ही जीएस का फाउंडेशन बैच और रीजनिंग भी जल्द से आप लोगों को चैनल पे मिलने लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से कहाँ लॉन्च की गई, तो आपको बता दें कि प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से हैदराबाद में लॉन्च की गई। 4 मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। ये हैदराबाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मुझे याद आया, मैंने बता दिया। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से हैदराबाद में लॉन्च की गई।
पीवी रमना ने इस गेम को एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू किया है। पीवी रमना ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, जो कि एक वॉलीबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। प्राइम वॉलीबॉल देश में फ्रेंचाइजी निर्धारित स्पोर्ट्स लीग के पारंपरिक मॉडल है। अब बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी का नाम क्या है, तो हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में कौन गवर्नर है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हैं। 64वां प्रश्न देख लें अपना, कह रहा है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है आपको अलका नागिया अरोरा। कौन, अलका नागिया अरोरा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक के रूप में अलका नागिया अरोरा को नियुक्त किया गया, जो कि वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव संयुक्त पद पर कार्यरत हैं, जो 14 सितंबर 2021 को इसका पदभार ग्रहण किया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड वर्ष 1955 में स्थापित की गई एक मिनी रत्न कंपनी है। 65वां प्रश्न अपना, कह रहा है किस राज्य की सिरांग खोंग मिर्च और तुंगल फूल संतरे को जीआई टैग दिया गया है। 65वां प्रश्न अपना, किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बता दें कि मणिपुर राज्य के सिरांग खोंग मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। मणिपुर राज्य की सिराराखोंग मिर्च और जिसे हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। यह मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, जो कि मणिपुर राज्य की काफ़ी लोकप्रिय किस्मों में से एक है, जिसे मणिपुर के बड़े त्योहारों में अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर की राजधानी की, तो इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेंद्र सिंह हैं। 66वां प्रश्न अपना देख लेते हैं, करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि सैफ अली जुनेजा को, जी हाँ, सैफ अली जुनेजा को ही आप लोग सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। सैफ अली जुनेजा को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए सीओ मॉन्ट्रियल कनाडा में भारत के प्रतिनिधि पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न, कह लॉन्च पुस्तक साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आपको बता दें कि लॉन्च पुस्तक आप लोगों को साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं डॉक्टर प्रभलिन सिंह है। कौन, डॉक्टर प्रभलिन सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलिन सिंह ने अपनी नई पुस्तक साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया लॉन्च की। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलताओं की कहानी को साझा किया है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अनुपम खेर को जो है सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने भारत अभिनेता अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अनुपम खेर ने 66 वर्ष की आयु में यह उपाधि हासिल की है। किसने विजर केपजी ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो आर राजा ऋत्विक ने यह जो है टूर्नामेंट जीता। किसने, सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 70वां प्रश्न देख लेते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ विश्लेषण जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उन्हें स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 70वां नंबर प्रश्न, किस राज्य ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू की। तो आपको बता दो कि यह कारनामा दिल्ली राज्य ने किया। किसने, दिल्ली राज्य ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पेंशन को बढ़ावा देने की म्यूजिक बस लॉन्च की। म्यूजिक पैशन को बढ़ावा देने के लिए जो लॉन्च की। म्यूजिक बस के तहत बच्चों को संगीत सीखने के लिए किसी सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं होगी, बस उन्हें म्यूजिक सीखने की सभी सुविधाओं से लैस की गई है। अब बात करते हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो
अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नीलगाय। दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया। 71वां नंबर प्रश्न करा, किसने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 71वां नंबर प्रश्न हम अपना देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो 100% सत्य उत्तर हो जाएगा आपको हरमीन कौर बैंस। कौन? हरमिलन कौर बैंस, यानी कि ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब राज्य के हरमिलन कौर बैंस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है। किस राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम राज्य ने जो है कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है, जिसे सिक्किम में केटली के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य कूपर महसीर को किसे? केटली के नाम से भी जाना जाता है, केटली मछली के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पीएस गोले हैं। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 73वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे भारतीय तेज कौन बनी? तो आपको बता दें कि गीता समोता बनी है। यह उपाधि गीता समोता को मिली है। उन्होंने सबसे तेज 2 चोटियों को फतह किया है। कौन? गीता समोता। ये कहाँ की है? भारत की हैं। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा और डिटेल जानते हैं गीता समोता के बारे में। CISF के अधिकारी गीता समोता ने अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह किया। अमेरिका और रूस की इन 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला हैं। चलिए 74वां नंबर प्रश्न कर रहे हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बता दो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं आपको रनिंदर सिंह बने हैं। कौन? रनिंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। रनिंदर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। वह 4थी बार भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। कितनी बार? 4थी बार। चलिए 75वां नंबर प्रश्न कर रहा है, किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो आपको बता दो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री रूप में जस्टिन ट्रूडो ने शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ट्रूडो ने वर्ष 2015 में सत्ता में पहली बार आए थे। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीटें जीतने में सफल रही। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? तो ओटावा। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के रूप के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें कि VR चौधरी, यानी कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विवेक राम चौधरी को वायुसेना के अध्यक्ष पर नया नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह लेंगे, जो कि 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। विवेक राम चौधरी परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक के प्राप्त करता है। चलिए 78वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेविका कौन बनी है? तो आपको बता दें कि सना रामचंद्र गुलवानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। वह पाकिस्तान में एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। सना ने पाकिस्तान के सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा सबसे पहले पास की थी। वह गुलवानी CSS एग्जाम पास करने वाली 221 उम्मीदवारों की सूची में शामिल हुई है, जिस परीक्षा के लिए कुल 18,553 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 79 नंबर प्रश्न, किस देश का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। इटली जिसकी राजधानी रोम है, इटली जो देश है, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। इटली देश ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने की घोषणा करी है, जिसके लिए उन्होंने मास्टर डिग्री कोर्स को लॉन्च किया, जिसमें 24 छात्रों को दाखिला दिया गया है। इसके लिए इन 24 छात्रों को 9 महीने के पाठ्यक्रम में छात्रों को कॉफ़ी के बारे में व्यवहारिक
व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को उन्हें बताया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग के प्रमुख है। इटली की राजधानी का नाम क्या है? तो रोम। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो। इटली के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो सर्जियो मैटेरिलिया। पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि योगेश्वर सांगवान को जो है पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1994 बैच के IFS अधिकारी योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव है। आज का लास्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं अपना। कह रहा है बांग्लादेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ही हो जाएगा, फेरोज फैजा बीथर को जो है चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोजा बेजा बीथर 2021 को चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन को प्रेरित किया है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या कमी रह गई, ये भी कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।